सभी को नमस्ते। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल का अर्थ, इसकी परिभाषा एवं इसका संगठन। जो है हम इसमें वायुमंडल के अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में और इसके संगठन के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम वायुमंडल का अर्थ। तो पृथ्वी के जो चारों ओर हजारों किलोमीटर की मोटाई में जो गैसों का आवरण व्याप्त है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एक बार फिर, पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की मोटाई में जो गैसों का आवरण व्याप्त है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके साथ टिका हुआ है और ये पृथ्वी के साथ ही घूर्णन और परिक्रमण करता रहता है। ठीक है, ये था वायुमंडल का अर्थ। जो है पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर की मोटाई में जो गैसों का आवरण व्याप्त है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ टिका हुआ है और इसके साथ घूर्णन व परिक्रमण करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इसी प्रकार जो है वायुमंडल की परिभाषा तो F.J. मोनहाउस ने इसकी परिभाषा दी है। किसने? F.J. मोनहाउस ने इसकी परिभाषा दी है जो है वायुमंडल की। उसने कहा है कि वायुमंडल जो है गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। यानी वायुमंडल गैसों की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ सटी हुई है। ये कहा है F.J. मोनहाउस ने। इसी प्रकार एक फिंच व ट्रिवार्था ने भी एक इसकी परिभाषा दी है। फिंच व ट्रिवार्था के अनुसार जो है पृथ्वी के अभिन्न अंग के रूप में, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण लिपटा रहता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के अभिन्न अंग के रूप में पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण लिपटा रहता है उसको वायुमंडल कहा जाता है। ये है वायुमंडल की परिभाषा। अब हम लेते हैं वायुमंडल की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो वायुमंडल की कई विशेषताएं हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि जो पहली विशेषता है कि वायुमंडल में जो गैसें होती हैं वो रंगहीन होती है, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं। दूसरी जो विशेषता है कि हम जो है वायुमंडल का अनुभव धुंध के द्वारा, कोहरे के द्वारा, बादलों के द्वारा, वर्षा के द्वारा कर सकते हैं। हम केवल इसका अनुभव विभिन्न जो वायुमंडलीय क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा कर सकते हैं। जो तीसरी विशेषता है, एक ब्रिटिश जो वैज्ञानिक हुए हैं टेलियस ने पहले इसकी जो वायुमंडल की जो मोटाई है वो 75 किलोमीटर बताई थी, लेकिन आधुनिक खगोल वैज्ञानिकों ने जो है इसकी मोटाई लगभग 80,000 किलोमीटर तक बताई है। इसी प्रकार कह सकते हैं जो अगली विशेषता है कि वायुमंडल जो पृथ्वी के नजदीक सघन और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो विरल रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल में जो ऊर्जा है वो है सूर्य से प्राप्त करता है। जो वायुमंडल है वो संपीड्य होता है, गतिशील होता है, फैलता है। तो इस प्रकार ये है वायुमंडल की विशेषताएं, जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं। और जो है ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल कैसा होता जाता है? विरल होता जाता है। और एक और विशेषता है कि हम जो है वायुमंडल और अंतरिक्ष में जो स्पष्ट सीमांकन नहीं करते। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो कोई ऐसा स्पष्ट सीमांकन नहीं है कि कब जो है अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और कहाँ तक जो है वायुमंडल की मोटाई पाई जाती है। तो ये वायुमंडल की विशेषताएं। अब लेते हैं हम वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन से अभिप्राय है कि वायुमंडल किन किन पदार्थों का मिश्रण है, यानी किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, समागम रूप से पाई जाती हैं, लेकिन प्रत्येक अपनी जो है स्वतंत्र सत्ता बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त उसमें कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं जिनमें धूल कण प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प भी पाया जाता है। तो जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रमुख गैसें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।
तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सीजन। जो इसका प्रतिशत है वो है वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है वो है लगभग 20.94%। जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का जो संपूर्ण जो वायुमंडल का जो आयतन है उसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत है 20.94%। यानी कि वायुमंडल में जो है लगभग 21% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। जो ऑक्सीजन है इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसके फायदे हैं। जो है ऑक्सीजन मुख्य रूप से एक तो चाहे मानव हो चाहे प्राणी हो उसके जीवन का आधार है, वो सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यह है दहन के लिए भी, यानी जलने के लिए, किसी पदार्थ के जलने के लिए यानी दहन के लिए ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आज जो औद्योगिक सभ्यता है इसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो है औद्योगिक जो सभ्यता है वो दहन पर ही निर्भर है। यानी कि किसी भी वस्तु के जलने के लिए जो है ऑक्सीजन महत्वपूर्ण गैस है। ये 20.94% जो है जो कुल वायुमंडल का आयतन है, गैसों का आयतन, उसमें इसका योगदान 20.94% है। ये जीवनदायिनी गैस है। ये मुख्य रूप से जो है 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 16 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसके ऊपर इसकी मात्रा कम हो जाती है और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 16 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तो इसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह बिल्कुल नगण्य मात्रा में पाई जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर तो यह नगण्य मात्रा में पाई जाती है। ये था ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, क्या क्या इसके फायदे हैं। अब हम लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस यह मुख्य रूप से जो 78.04% भाग का जो है ये 78 जो इसका प्रतिशत है कुल गैसों में, जो इसका कुल गैसों के आयतन में जो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है वो है 78.04%। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के क्या क्या फायदे हैं। जिस प्रकार ऑक्सीजन दहन के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार जो है नाइट्रोजन आग पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसका जो प्रमुख फायदा है, अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो सब कुछ जलकर क्या हो जाता, राख हो जाता। यहाँ तक कि मानव और जीव जंतुओं के जो शरीरों के जो ऊतक हैं वो भी जलकर क्या हो जाते, राख हो जाते। तो प्रमुख जो है नाइट्रोजन की जो प्रमुख विशेषता है कि यह जो है आग पर नियंत्रण करती है, यानी आग है उस पर कंट्रोल करती है। और ये कुल आयतन के 78.04% भाग पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है नाइट्रोजन जो है मिट्टी के साथ मिलकर पौधों के लिए अनेक पोषक तत्वों का निर्माण करती है नाइट्रोजन गैस। और ये मुख्य रूप से जो है 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 126 किलोमीटर की ऊंचाई तक सघन रूप में पाई जाती है। मुख्य रूप से 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह ऊंचाई तक यह सघन रूप में पाई जाती है। अब जो है हम अगली जो गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस गैस का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल कम है, 0.039। यानी जो गैसों का जो आयतन है उसमें इसका जो प्रतिशत मात्रा है वो 0.39 है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। पौधे जो है मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों के सांस लेने के लिए भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जो है पौधों के लिए स्टार्च और शर्करा का निर्माण करती है, जो पौधे भोजन के रूप में जिसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कई गुण हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक कांच घर प्रभाव जो है उसका भी कार्य करती है, यानी कि जो
जो सूर्य की किरणें हैं उनको तो पृथ्वी तक आने देती है, उनके लिए तो ये पारदर्शी है, लेकिन पृथ्वी से जाने वाली जो भौमिक विकिरणें हैं उनको यह रोकती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रोकती है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का एक सामान्य टेम्परेचर बना रहता है। तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का गुण, ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, इसके प्रमुख गुण क्या क्या है। तो पौधों के लिए आवश्यक है साथ, इसी के लिए ये उनके लिए जो है भोजन के रूप में शर्करा और स्टार्च का निर्माण करती है, और कांच घर पर भाव का काम करती है कि सूर्य से आने वाली किरणों के लिए तो पारदर्शी है, लेकिन पृथ्वी जब भूमि की किरणें छोड़ती है तो उनको वापस जाने में जो है ये रोकती है, जिसके कारण ये पृथ्वी के जो तापमान को एक सामान्य बनाए रखती है। ये था कार्बन डाइऑक्साइड। ये अगला जो है मुख्य रूप से जो अगली गैस है जिसका महत्वपूर्ण जो है गुण है, हम उन गैसों के बारे में पढ़ेंगे। जो अगली है ओजोन, जो हमारे लिए उपयोगी है। ओजोन दोस्त 1 मिनट जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम लेंगे ओजोन गैस। जो ओजोन गैस है ये ऑक्सीजन गैस का ही एक रूप है, यानी उसी का एक भाग है। ये मुख्य रूप से जो है 30 से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो है ये पैराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित कर लेती है, यानी जो पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण यह वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती। और पृथ्वी अगर ये गैस न होती तो पृथ्वी का जो ओजोन गैस नहीं होती, जो पैराबैंगनी किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर आती और जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती। इसलिए जो है एक छलनी का कार्य करती है ओजोन गैस, और यह पैराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, अवशोषित कर लेती है। और जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये मुख्य रूप से 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है पृथ्वी से। और इसकी जो मात्रा है वो बिल्कुल कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन आधुनिक CFC के ज़्यादा उत्सर्जन से, प्रदूषण के कारण से ओजोन गैस की परत है, जो ओजोन गैस की परत है उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। जो है ओजोन गैस हमें जो पैराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है, जिसके कारण जो पृथ्वी पर कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। अगर वो पैराबैंगनी किरणें सीधी पृथ्वी पर आए तो अनेक प्रकार की कैंसर जैसी बीमारियां पृथ्वी पर जन्म लेंगी। तो इसलिए जो है ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, एक छलनी का कार्य करती है, जिसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब है इसके अतिरिक्त है जलवाष्प। फिर जो वायुमंडल है उसमें जो जलवाष्प है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। जो जलवाष्प का जो प्रमुख स्रोत है वो एक तो हमारा जो जलमंडल है वहाँ से वाष्पीकरण होता है, दूसरा है पेड़ पौधों के द्वारा और मिट्टी से वो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण जो है जलवाष्प वायुमंडल में पाया जाता है। जलवाष्प के कारण ही जो है मुख्य रूप से चाहे वो विभिन्न मौसमी घटनाएं जिनमें संघनन होता है, बादल बनते हैं, धुंध है, कोहरा है, ओले हैं, ये सब किसके कारण होता है, जलवाष्प के कारण है। इसके अतिरिक्त जलवाष्प भी जो है जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको सामान्य बनाए रखने में अपना योगदान देती है। जिस प्रकार जो कार्बन डाइऑक्साइड भौमिक विकिरणों सूर्य की किरणों को तो पृथ्वी पर आने से नहीं रोकती, जबकि भौमिक विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसी प्रकार जो जलवाष्प है वो भी भौमिक विकिरणों द्वारा जो ऊष्मा आती है उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी के तापमान को एक सामान्य बनाए रखती है। तो जलवाष्प का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था कि यह मौसमी घटनाओं को जन्म देती है, और जो इसकी गुप्त ऊष्मा होती है वो मौसमी जो घटनाओं का प्रभाव है उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो जलवाष्प के कारण ही संघनन होता है, वर्षा होती है, बादल बनते हैं, धुंध कोहरा, ये सब किसके कारण होता है, जलवाष्प के कारण ही। इसके अतिरिक्त जो जलवाष्प है वो बिल्कुल कम से कम 0% और अधिक से अधिक 4% वायुमंडल में पाई जा सकती है। जो क्षेत्र जैसे कि जो गर्म क्षेत्र है वहाँ इसकी मात्रा 4% तक भी पाई जा सकती है। इसके विपरीत
जो ठंडे क्षेत्र हैं जहाँ वाष्पीकरण कम होता है वहाँ जो है इसकी मात्रा 0% तक भी पाई जा सकती है। इस जो अगला है वो है ठोस कण। वायुमंडल में गैसों के अतिरिक्त जलवाष्प के अतिरिक्त कुछ ठोस कण भी पाए जाते हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये ठोस कणों के अतिरिक्त कुछ आस्थमिक रचक भी पाए जाते हैं, जैसे कि ठोस कण में इन ठोस कणों में मुख्य रूप से धूल के कण पाए जाते हैं। ये जो ठोस कण है इनमें मुख्य रूप से धूल के कण पाए जाते हैं। इन धूल के कणों के कारण ही ये पृथ्वी से जो आने वाले विकिरण है उनको परावर्तन कर देते हैं, उनका प्रकीर्ण कर देते हैं, जिसके कारण हमें आकाश में जो है नीला दिखाई देता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय जो आकाश है वो लाल दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? ये जो धूल के कण पाए जाते हैं इनसे जो होने वाले जो प्रकाश का प्रकीर्ण है या परावर्तन उनके कारण होता है। इसके अतिरिक्त जो आस्थमिक रचक है इनमें जो ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो पदार्थ बाहर आए या फिर एक उल्काओं जो पृथ्वी पर आकर गिरती है उनके पदार्थ, या फिर जो तटीय समुद्री भाग है वहाँ जो जहाज से जो ठोस कण पैदा होते हैं वो है आकस्मिक रचक। ये भी मुख्य रूप से वायुमंडल में पाए जाते हैं और इनका योगदान भी बहुत अधिक होता है। जो ठोस कण है ये इसके अतिरिक्त जो आर्द्रताग्राही केंद्र बनते हैं। जब संघनन होता है तो ठोस के कण ही जो है जो ठोस पदार्थों के कण, चाहे वो ये कह सकते हैं कि धूल के कण, वो आर्द्रताग्राही केंद्र बनते हैं, जिसके कारण ये सारी संघनन की प्रक्रिया होती है। चाहे वो वर्षा तभी होती है या फिर वृष्टि के, चाहे सारे रूप में वर्षा हो, ओलावृष्टि हो या धुंध हो, कोहरा हो, ये किसके कारण है? धूल के कणों पर ही जो है ये आर्द्रताग्राही केंद्र होते हैं और इन्हीं पर है जलवाष्प का जो संघनन है वो आरंभ होता है। तो ये था वायुमंडल का समतल। इसमें प्रमुख गैसें ली हैं हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और जो है और जो वायुमंडल पाई जाती है जलवाष्प है, ठोस के कण, इनका प्रमुख योगदान होता है। जलवाष्प और जो है जो वायुमंडल में पाए जाने वाले ठोस कण व आकस्मिक रचक हैं, इनमें ठोस कणों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो धूल कणों की होती है। अब हम एक बार जो है वायुमंडल में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा जो उसके आयतन के हिसाब से वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, 78.04%, ऑक्सीजन है वो 20.94%, इसी प्रकार जो आर्गन है वो 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.039%, हाइड्रोजन है वो 0.01% पाई जाती है। नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन व ओजोन जो है अति सूक्ष्म मात्रा में जो है हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो थैंक यू छात्रों, ये था आज का हमारा टॉपिक।